पिछले दिन हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग उससे भी पीछे पढ़े थे क्या, न्यूरॉन। और कौन सा भी चैप्टर चल रहा है आप लोग का? नियंत्रण समन्वय, ठीक है ना। नियंत्रण और समन्वय, उसी में हम लोग पढ़े हैं कि नियंत्रण समन्वय क्या होता है। और नियंत्रण समन्वय कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एक रासायनिक और दूसरा क्या, तंत्रिका तंत्र। हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं वो सारा का सारा किसके माध्यम से? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। भी जितना भी पढ़े हैं नियंत्रण और समन्वय, वो सारा का सारा क्या, तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। अब जो हम लोग पढ़ेंगे किसके? रासायनिक। किसके? रासायनिक। तो चलिए टॉपिक क्या है आपका नया, देखिए कहता है कि जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब यहाँ पर एक वर्ड आया क्या, रासायनिक। यहाँ पर क्या एक वर्ड आया, वहां पर जो होता था जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण और समन्वय, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे ना, न्यूरॉन के बारे में। लेकिन इसमें हमको क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? रासायनिक के कारण। अब रासायनिक क्या, आप लोग को पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि रासायनिक का मतलब क्या, कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, स्रावित होती है, उस ग्रंथियों से हमारे शरीर में कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। समझिएगा, कहता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है। कहता है कि जंतुओं में जो है ना रासायनिक समन्वय, कौन सा समन्वय? रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिकों के क्या होता है? द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हार्मोन कहते हैं। और इसी हार्मोन के कारण क्या ना बच्चों, कि जब शिशु से क्या होता है? बालक होता है। हाँ, शिशु से क्या होता है? बालक। बालक से क्या होता है? किशोरावस्था होता है ना। तो जो किशोरावस्था होता है, उस किशोरावस्था में जितने भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जितने भी आंतरिक परिवर्तन के साथ साथ बाह्य परिवर्तन भी होता है। और उसी बाह्य परिवर्तन के कारण क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। तो कहता है कि यह मंद गति से कार्य करता है। कौन? हार्मोन। कौन? हार्मोन। कहता है यह शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है? शरीर में उत्तेजना। अब उत्तेजना कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर उत्तेजना का कहने का मतलब क्या है, कि जब आपके शरीर में हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो न आप क्या होते हैं? जनन योग्य होते हैं। जनन योग्य का मतलब क्या, कि ना आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा? उत्तेजना पैदा होगी ही नहीं। एक उम्र आने के बाद ही लड़का हो या लड़की हो, लड़का का अट्रैक्शन लड़की की ओर होता है, लड़की का अट्रैक्शन क्या होता है? लड़का। तो ये किसके कारण होता है? उत्तेजना के कारण। यानी क्या, कि एक दूसरे के प्रति क्या होता है? झुकाव होता है। एक दूसरे के प्रति क्या होता है? झुकाव होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये हार्मोन स्रावित होने के कारण है। इसमें देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में क्या है? स्रावित होता है। 5-6 प्रकार के जो आपको पढ़ना है तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से 5-6 को आपको क्या करना है? पढ़ना, कि कौन सा हार्मोन का किस प्रकार का कार्य होता है। समझिएगा, कहता कि इसका स्राव एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कहता है कि इसका जो स्राव, किसका स्राव? हार्मोन का। हार्मोन मतलब, हार्मोन का मतलब क्या? रासायनिक यौगिक या रासायनिक पदार्थ का जो भी हमारे शरीर में क्या होता है? निकलता है, शरीर में अंदर से निकलता है, वो हमको बाह्य रूप से दिखाई नहीं देता है। तो वही कहा था कि ये विशेष प्रकार की ग्रंथि से होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थों के संवहन के लिए, संवहन मतलब क्या? अब तो शरीर में निकल गया, संवहन का मतलब क्या? अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा ना। अब मान के चले पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर है कपाल में, लेकिन वो बहुत सारे चीजों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब देखो, निकलता तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कपाल के बीचों बीच होता है, ठीक है ना।
लेकिन वो बहुत सारे चीजों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो फिर ये जो बहुत सारे चीजों का नियंत्रण करता है, तो फिर आखिरकार उस अंग तक पहुंचता कैसे है? जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक क्या है, रक्त है। ऑक्सीजन को कौन ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, रक्त ले जाता है। तो उसी तरह कहता है कि तो उसमें एक परिवहन तंत्र बन गया कि उसी तंत्र के माध्यम से क्या होगा, जाएगा। लेकिन इसमें कहता है कि इसके लिए कोई विशेष तंत्र होता ही नहीं है। तो ये भी क्या करता है, उसी रक्त में क्या हो जाता है, मिल जाता है। समझेगा, इसके लिए कोई अपना विशेष रास्ता नहीं है, पथ नहीं है कि उस रास्ता से ये जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, तो जो रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, उसी रक्त में ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जब मिल गया रक्त में, तो जिस अंग को चाहिए उस अंग तक क्या होता है, ये हार्मोन पहुंच जाता है। तो समझिएगा, संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाई जाती है। नलिका का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे शरीर क्या है, नलिकाओं से मिलकर क्या है बना। अरे न्यूरॉन भी क्या हमारा नलिका है ना, नेफ्रॉन भी क्या हमारा नलिका है। तो इन सब जो आपको है कि इसमें, तो वो अलग एक प्रकार का है कि ये नेफ्रॉन का है, ये किसका है, न्यूरॉन का है। लेकिन यहाँ कहता है इसके लिए कोई नलिका ही नहीं पाई जाती है। तो फिर आखिरकार कहता कि नहीं पाई जाती, बल्कि रक्त के साथ, किसके साथ, ये रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और अपने कार्यों को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। अपने कार्यों का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का हार्मोन है और जिस प्रकार के हार्मोन से किस प्रकार का कार्य होता है, उस प्रकार के कार्यों को क्या करता है, ये संपन्न कराने का कार्य करता है। किसके माध्यम से, रक्त में मिलकर के, किसके, रक्त में। इसमें कोई विशेष प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रही है ना। चलो याद रखा करो इसको। अब देखिए क्या है, कहता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रंथि, ठीक है ना, अभी बताए ना कि 5-6 प्रकार का था। देखिए कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है, ठीक है ना। और 6 ग्रंथि का कार्य भी क्या है, अलग अलग है। समझिएगा, कहता कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, निम्न है। यहां पर देखिए ये जो आपका कपाल है, ये स्त्री है, ये क्या आपका पुरुष है। तो ये बीच में यहां पर क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। थॉराइड ग्रंथि देखिए कहां पर, गला में पाया जाता है ना। पाराथॉराइड ग्रंथि क्या है, उसके थोड़ा सा नीचे में। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं, ये अमाशय के पास पाया जाता है। और जनन ग्रंथि जो पुरुष में क्या, शुक्राणु में, और मादा का क्या, अंडाणु में पाया जाता है। यानी आपको जो इसमें 6 प्रकार का जो पढ़ना है, तो उसका स्थान भी देखिए। ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये आपको कहां पर, तो बीचों बीच कहां पर, ये कपाल के बीच में, ठीक है ना। और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न कार्यों का क्या करता है, ये नियंत्रण और समन्वय करता है। एक ही कार्य को ये नियंत्रण समन्वय नहीं करता है। फिर है थॉराइड ग्रंथि। फिर अगला क्या, पाराथॉराइड ग्रंथि कहां पर, आपको यहां पर गला में मिलेगा। पाराथॉराइड ग्रंथि उससे थोड़ा सा नीचे। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो ग्रंथि है, वो कहां पाया जाता, अमाशय के बगल में। और जो आपका जनन ग्रंथि वो कहां पाया जाता है आपको, तो इस जनन तो 2, क्योंकि हमारा जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में क्या, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। तो पुरुष के वृषण में, जबकि स्त्री के क्या पर, अंडाणु में पाया जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या हमको है। समझिएगा, कहता क्या, पहला क्या आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। कहता है कि यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर ललाट के बीचों बीच। तो ललाट किसको कहते हैं, ठीक, चेहरा है ना, चेहरा का ललाट किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। जिसे पंडित जी क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। तो यहाँ चंदन के टीका लगाने से यहाँ पर ठंडक पहुंचती है, ठीक है ना। और वो हमारे इसी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करता है, नम बनाए हुए रखता है। समझिएगा, चंदन लगाने का भी बहुत रीजन है। कहता है कि यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर ललाट के बीचों बीच में पाया जाता है। बीचों बीच का मतलब क्या है, ये जो ललाट है इस भाग में यहां पर पाया जाता है, ठीक है ना। कहता है कि यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में गड्ढों में स्थित होती
है। तो ये देखिए, ये जो आपका ये जो कपाल का है ना, ये कपाल हमारा क्या है, खोपड़ी होता है ना, ये क्या होता है, कठोर होता है ना। तो इसके अंदर यहां पर ये पॉइंट पर यहां पर क्या है, स्थित है। ठीक है, कहता है कि यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में गड्ढों में स्थित होती है। यह कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। अब कहता है कि ये मुख्यतः कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है अग्र पिंडक, दूसरा क्या होता है, पश्च पिंडक। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका क्या, अग्र पिंडक, दूसरा क्या है, पश्च पिंडक। तो समझते हैं कि अग्र पिंडक और पश्च पिंडक क्या होता है। अब देखिए कि अग्र पिंडक क्या है। कहता है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यानी अग्र पिंडक के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होगा वो आपको वृद्धि करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। वृद्धि करने का मतलब क्या, कि आपकी हाइट क्या हो, लंबाई क्या हो, ज्यादा हो। अब इतना भी स्रावित नहीं होगा कि जो आप क्या एक बांस की तरह हो जाइएगा, ऐसा है कभी व्यक्ति। हाँ होता है, 7-7 फीट का होता है आदमी सब। हाँ कौन सा, ग्रेट खली। ग्रेट खली से लंबा और भी लंबा है। ग्रेट खली कहाँ का है, देखो ग्रेट खली कहाँ का है, पंजाब का है। ग्रेट खली पंजाब के पहले वो कांस्टेबल हुआ करते थे। ठीक है, अभी तो भारत में अब रह रहा है। ग्रेट खली हो गया, उसके बाद कौन कौन सा 4-5 गो, ट्रिपल एक्स हो गया। रेसलर है ये सब। कभी देखा है रेसलर, नहीं देखा है। अच्छा अभी दिखा देंगे कि क्या होता है, अभी वीडियो को दिखा देंगे कि कौन होता है। समझ गया, समझिए। तो कहता है कि यह विशेषकर हड्डियों, कौन, अग्रपिंडक, एक तो वृद्धि में क्या करता है, ये सहायता करता ही है, साथ ही क्या करता है, यह विशेषकर हड्डियों और मांसपेशियों के वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब क्या है, कि ज्यादा हड्डी कहीं स्रावित बढ़ ना जाए, कहीं पर मांसपेशियां क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ ना जाए, तो उसके क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहता है किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होना इसके द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण ही होता है। किसके द्वारा, अग्रपिंडक। और अग्रपिंडक किसका है, पिट्यूटरी ग्रंथि का पहला भाग है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक के द्वारा, पिट्यूटरी के अग्रपिंडक ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, उससे यह पता चलता है कि कौन व्यक्ति लंबा होगा या बौना होगा। हाँ, तो लंबा यदि क्या, लंबा होने का मतलब क्या, कि उसके में ज्यादा स्रावित हुआ है। अब बौना होने का मतलब क्या, कि उसके में क्या होता है, हाँ कम। देखते ना बहुत सारा फिल्म में बौना सबको। हाँ एक है आपको विदेश का है, कुवैत शायद का है, उधर इतना ही बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनिक आदमी है। उसको क्या तो नाम है उसका, हम नाम बोल रहे हैं। हाँ जो अथी में भी आया था, बिग बॉस में भी आया था। हाँ इतना ही बड़ा था, कौन, उसको क्या तो नाम है, हम नाम भूल रहे हैं। हाँ, और ऐसे भी हमारे भोजपुरी फिल्म में देखते होंगे ना, एगो बुटवा रहता है इतना बड़ा। हाँ सीआईडी में भी रहता है। हाँ देखिए गुटरगु सब याद है वो सब, लेकिन विषय वस्तु का याद नहीं है। चलिए समझिए। हाँ हाँ बालवीर सब समझ। कहता कि सुनिए, कहता है कि आपका जो क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसमें जो आपका अग्रपिंडक है, उस अग्रपिंडक के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का लंबा और बौना का क्या होता है, निर्धारण होता है। यदि स्रावित ज्यादा हो रहा है तो व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा। और यदि कम स्रावित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि व्यक्ति क्या होगा, बौना होगा। ठीक है, कहता है कि इसके द्वारा एक अन्य हार्मोन भी स्रावित होता है, जो नर में शुक्राणु बनाने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कहता है कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, अग्रपिंडक के द्वारा, किसके द्वारा, अग्रपिंडक के द्वारा एक अन्य हार्मोन भी क्या होता है, स्रावित होता है,
जो पुरुष जाति में शुक्राणु बनाने में क्या करता है, मदद पहुंचाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्या है आपका पशपिंड, क्या है, कहता कि इसके द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है। तब ना देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, जल की मात्रा कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, जिसमें लोगों को क्या उल्टी और दस्त दोनों क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और ये एक ही कारण से नहीं होता है, ये और अन्य भी कारण से हो सकता है। जैसे मान के चलिए जैसे बाढ़ इलाका में है, वहाँ का पानी दूषित हो गया तो लोग ऑटोमेटिक क्या होता है, कम पानी पीता है। जब बाढ़ देखते हैं ना कि जैसे गर्मी आता है तो हम लोग भी अधिक पानी पीते हैं, और ठंडा जैसे ही आता है तो पानी की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक पीना ही नहीं चाहते हैं, पीना चाहते हैं कम पीते हैं। उतना जितना मात्रा में गर्मी में क्या है कि कहीं से आए प्यास लगा हुआ गटागट 2-4 बोतल का पानी का क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं 2-4 बोतल तो कम से कम 2-3 गिलास तो पानी खत्म कर ही देते हैं, है कि नहीं है। लेकिन ठंडा के मौसम में ऐसा होता है, कभी देखिए है, कभी नहीं देखे आप लोग। तो फिर वही चीज कहता है कि ये क्या काम करता है कि यदि आप गर्मी में तो अधिक पानी ले लिए और ठंडा में आप क्या कर रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं, तब फिर जल का संतुलन कैसे बनेगा। हाँ, जल का संतुलन बनेगा तभी ना आपके शरीर में जब जल की मात्रा यदि सही नहीं रहेगी तो आपका शरीर क्या सही से काम करेगा, नहीं काम करेगा। डिहाइड्रेशन की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन होगा तो आप क्या करना पड़ेगा, बाहर से जल को क्या करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। देखते नहीं है, अरे पानी चढ़ते हुए देखे कि नहीं है, तो पानी क्यों चढ़ा रहा है कि उसके शरीर में एनर्जी की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। उसको पूरा करने के लिए, उस जल को संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, बाहर से जल को चढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा व्यक्ति क्या होता है, ताकतवर अपने आप को क्या होता है, महसूस करता है। पानी चढ़ा कि नहीं तुम लोगों को, किसी को पानी चढ़ा है, इसमें से किसी को पानी नहीं चढ़ा है। तो जब आप लोग को पानी चढ़ेगा तो फिर आप लोग समझिएगा। और ये पानी अब जो इसका बहुत काम है, ये जनन में स्त्री जो बच्चा पैदा होता है ना, तो इसमें सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। देखते होंगे कि जब किसी भी महिला को जब पेन होने के बाद यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको पानी चढ़ाया जाता है। हाँ, पानी चढ़ाया जाता है। देखिए इसमें कहता है इसके द्वारा एक अन्य हार्मोन भी स्रावित होता है। एक तो ये जल संतुलन में करता ही है, शरीर को जल संतुलन बनाए। अब कहता है कि इसके क्या कहता है, इसके अन्य हार्मोन स्रावित होता है जो मादा में अंडाणु बनाने की क्या करता है, क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी अगर पिंडक पुरुष के लिए, अगर पिंडक पुरुष में शुक्राणु बनाता है, और पश पिंडक क्या होता है, मादा में क्या करता है, अंडाणु बनाने का कार्य करता है। समझिएगा, कहता है इसके द्वारा एक अन्य हार्मोन भी स्रावित होता है जो मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। अब दुग्ध स्राव का मतलब क्या कि जब देखो, जब महिला को बच्चा होता है तभी दूध उससे निकलता है, उससे पहले दूध निकलता है, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो हमारी शारीरिक क्या है, बनावट ही है। और उसके बाद ही क्या होगा, जब बच्चा जनन पैदा होगा तभी जाकर के मादा को क्या होता है, दूध स्राव के लिए क्या होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। जैसे देखते होंगे यदि कोई गाय भैंस को समय पर आप उसको क्या कीजिए, दूध नहीं गाड़िए तो वो उसका क्या करता है, जोर जोर से आवाज करने लगता है, नहीं करने लगता है कि समय हो गया कि आप हमको 100 समय पर क्या कीजिए, दूध दूह लीजिए, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग भी जो जनन हुए हैं तो हमारी भी माता को क्या होता है, दूध स्रावित होता है। तो दूध जब नहीं बच्चा क्या होता है, अब महिला लोग ज्यादा इसके बारे में जान सकती है कि जब मान के चलो दूध यदि उसको बच्चा हुआ है और दूध उसको पिलाना है बच्चा को, और यदि दूध नहीं पिला रही है तो बहुत सारी महिला को ऐसा होता है कि दूध अपने आप शरीर स्तन से क्या होता है, निकलने लगता है, चूने लगता है। समझिएगा, होता है, ये केस होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कहने का मतलब है किसी किसी महिला में क्या होता है, दूध ज्यादा होता है, और किसी किसी को महिला को क्या होता है, दूध नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये भी तो ये डिपेंड करता है कि उसके में कितना हार्मोन क्या हो रहा है, स्रावित होकर दूध के लिए क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, यानी निकलने के लिए क्या करता है, दूध को प्रेरित करता है। कहता कि इसके द्वारा एक अन्य हार्मोन भी स्रावित होता है जो मादा के बच्चे के जनन में क्या करता है,
सहायता करता है। अब मादा के बच्चे का जनन का इसके क्या मतलब है, क्योंकि इसका काम ही है क्या चीज करना, जल संतुलन। और तुम देखता कि जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उसी तरह माँ का भी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। जो शिशु का जन्म डायरेक्ट देता है उसकी बात हम बता रहे हैं। तो जो डायरेक्ट शिशु का जन्म देता है, तो देखते होंगे कि जब गाय यदि भैंस बच्चा देने से पहले उसके शरीर से एक इतना बड़ा थैला निकलता है, पानी का थैला रहता है। वो फूटता है तभी बच्चा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो उसी तरह हमारे शरीर से भी जब महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं, उस समय क्या होता है कि एक थैला सा रचना रहता है जिसमें केवल पानी भरा रहता है, केवल क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। और वो पानी का जब थैला फटता है तभी बच्चा क्या होता है, उस थैला में से क्या होता है, बाहर निकलता है। यदि उस समय जल की मात्रा कम हो गई, ठीक है ना, तो उसी समय में क्या किया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि अधिकांश महिलाओं को क्या किया जाए, अब तो क्या है, हाँ पहले होता था कि पानी चढ़ा करके बच्चा के लिए क्या उत्तेजना, उसमें से एक सुई दिया जाता था जो उसको दर्द को कम करे और बच्चा को प्रेरित करे कि बच्चा फोर्स से क्या हो, बाहर निकल जाए। अब ज्यादा महिला नहीं करना चाहती है, अब क्या करती, सीधे जाता है डॉक्टर के पास, ऑपरेशन करके पेट चीर कर बच्चा को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। उतना कौन परेशान है, उतना कष्ट, क्योंकि जो माँ जन्म देती है उसी को पता रहता है कि कितना कष्ट से हम बच्चे को क्या किए हैं, जन्म दिए हैं। समझिएगा, कभी माँ से पूछेगा कि माँ हम जब हो रहे थे तो तुमको दर्द हो रहा था, तब बोलेगी कि हाँ, बताएंगे कि बेटा बेटी कि कितना दर्द हो रहा था। वो वही माँ समझ सकती है, समझ रहा है ना। तो इसलिए उसको क्या करता है कि जनन में भी क्या करता है, सहायता करता है। क्योंकि यदि जल की मात्रा सही मात्रा में नहीं रहेगी तो वहां पर उसके शरीर में क्या होगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हो सकता है कि जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। जच्चा बच्चा मतलब समझता है ना, यानी माता और हाँ बच्चे दोनों को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये मादा के जनन में भी क्या करता है, सहायता करता है। अगला समझिएगा, अब है क्या, थॉयराइड ग्रंथि। देखो इतना अच्छा से समझा रहे हैं आप लोग, पूरा बढ़िया से इसको यहीं पर याद कर लीजिए। हाँ, ये याद करने वाली चीज नहीं है, हाँ ये समझने वाली चीज है। और ये सब जल्दी क्वेश्चन पूछता नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे कि अग्रपिंडक का क्या काम है, कहाँ से स्रावित होता है, हाँ तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद नहीं, बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन दे देंगे कि उसी क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है। हाँ, लेकिन जितना भी बुक में 2 नंबरिया टाइप का क्वेश्चन है, यदि केवल उसको याद कर लेते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, और वो करवाएंगे ही। समझिए, अब कहता कि थॉयराइड क्या है, कहता कि मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक यानी तितली रचना होती है। तो देखिए तो है कि नहीं, तितली के जैसे है ना जी, है कि नहीं, बटरफ्लाई की तरह। कहां पर, कंठ में है कि नहीं है, समझिएगा। कहता है कि यह मनुष्यों के गर्दन में होती है। ये कहां पर होती है, मनुष्यों के गर्दन में होती है। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। ये क्या रहता है, श्वास नली के दोनों लैरिंक्स के किधर, दोनों ओर नीचे की ओर क्या होती है, स्थित होती है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड स्थमस के द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े होते हैं। कहता है कि ये जो दोनों पिंडक है, ये आपस में जिस कड़ी के माध्यम से जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य आयोडीन युक्त थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन का स्राव करना है। इसलिए ना देखता है कि जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, घेघा रोग। यानी क्या कि आपके शरीर में थायराइड की जो मात्रा है ना, थायराइड का मतलब क्या कि आयोडीन युक्त मतलब थायराइड हार्मोन जो स्रावित हो रहा है वो क्या हो गया है, कम हो गया होगा, तभी ना आप में कम हुआ। यदि ज्यादा हो जाएगा तो आयोडीन की मात्रा यदि, तब ना हम लोगों को नमक, वैसा नमक का उपयोग करना चाहिए जिस नमक में आयोडीन की मात्रा क्या होती है, हाँ सही रहती है, संतुलन मात्रा में जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना होना चाहिए। तब तो हमको क्या करेंगे, घेघा रोग से बचेंगे। और जितना सस्ता नमक खाएंगे
उतना समझिए कि वो हमारे शरीर में। और साल्ट क्या है, एक प्रकार का, ये उजला साल्ट है ना, साल्ट हो गया, चीनी हो गया, ये दोनों क्या है, उजला जहर है। क्या है, उजला जहर है। उजला जहर का कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा प्रयोग करने से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या होगा, बीमारियां। चीनी ज्यादा खाइएगा डायबिटीज हो जाएगा। और जब आप नमक खाइएगा तो विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। कहता है कि इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इस किसमें, इस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जब आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी फिर भी हमारे शरीर के लिए क्या है, वो नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें नमक क्या कहता है कि संतुलन, कम मात्रा में खाना चाहिए। तब देखते होंगे कि जिसको बीपी कम हो जाता है ना, वो नमक घोर घोर के पीता है, और जिसको बीपी ज्यादा रहता है उसको क्या कहता है कि नमक कम खाने के लिए। हाँ, नहीं तो नमक और ज्यादा खाएगा तो हो सकता है कि उसका बीपी और हाई हो जाए, और जब बीपी हाई हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार का क्या करेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, हो सकता है कि तुमको लाठी भी। हाँ बस, तो इसलिए जिसके फादर को है थोड़ा सा गुस्सा या बीपी वगैरह हाई, वो अपने गार्जियन को नमक क्या करना, मांगे ज्यादा तो थोड़ा कम देना खाने के लिए, ठीक है ना। इसको नहीं ना है बीपी हाई। कहता कि थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है। कहता है कि इससे जो हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है किससे, थायराइड ग्रंथि से। हाँ, उससे क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान, सामान्य होगा, समान उपापचय। सामान्य उपापचय का मतलब क्या, उपापचय का मतलब क्या, उसको पचाने में मददगार। उपापचय का मतलब क्या, उसको पचाने में। कहता है कि उपापचय का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। कहता है ये शरीर के विशेषकर हड्डियों, बालों के विकास में सहायक होते हैं। कहता है यह विशेषकर किसका, हड्डी बालों के विकास में सहायक होते हैं। कहता आयोडीन के कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्रावित होती है, जिसके कारण कौन सा, घेगा या गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। साथ ही इसकी कमी से मानसिक वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी आयोडीन युक्त नमक नहीं खाइएगा तो आप तेज विद्यार्थी भी नहीं बनिएगा। इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो समझ गए कि इससे जो स्रावित हार्मोन होता है वो किन किन चीजों का नियंत्रण करता है। एक कि हम लोग जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हाँ उसको पचाने में, हाँ उसको नियंत्रण करने में। साथ ही ये क्या करता है, ये किसमें सहायक होता है, हड्डियों और बालों के विकास में। यानी आपका बाल झड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी भी मात्रा आपके क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद कहता है कि आयोडीन के कमी से कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, कम स्रावित होता है, जिससे कौन सा रोग, घेगा या गलगंड रोग उत्पन्न होता है। और साथ ही क्या, इसकी कमी से मानसिक वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। और एक और बता देते हैं, सुना एक चीज और, नमक भी एक्सपायर होता है। हाँ, नमक जो आप लोग जाइएगा लेने के लिए तो नमक का डेट देख करके लिया कीजिएगा। अगला समझिए, अगला है क्या आपका, पाराथायराइड ग्रंथि। कहता है यह थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित है। देखो ये आपका थायराइड हो गया तो इसके नीचे ठीक है क्या, पाराथायराइड, समझिएगा। कहता है कि ठीक पीछे स्थित रहती है और संयोजी उत्तक के एक संपुट द्वारा उसे क्या रहता है, अलग रहती। संपुट का मतलब क्या है, एक उसका अलग सा घर बना हुआ रहता है, जिसके कारण वो क्या रहता, कहता कि इसका आकार कैसा, मटर जैसा। जैसे थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा था, तितली के जैसे, उसी तरह पाराथायराइड ग्रंथि का क्या है आकार, मटर के जैसा। कहता है कि मटर के जैसा होता है। कहता है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन पाराथायराइड हार्मोन है, जिसका मुख्य कार्य शरीर के कैल्शियम एवं फॉस्फेट स्तर को क्या, एक बहुत ही सीमित सीमा में बनाए रखना, ताकि क्या हो, ताकि तंत्रिका और मांसपेशियां ठीक से कार्य कर सके। अब समझो, कहता है कि पाराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पाराथायराइड हार्मोन। और ये काम क्या करता है,
हड्डी और फास्फोरस को नियंत्रित करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो खड़ा होता है ना किस पे, कैल्शियम में है ना। हड्डी क्या है आपका, तब ना किसी का दांत खराब होता है या हड्डी कमजोर होता है तो देखता होगा क्या, या हड्डी हड्डी टूटता है मान के चलो खेल कूद में, तो क्या करता है वहां पर कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है। और फास्फोरस हमारे शरीर में होता है। इस फास्फोरस पर एक कहानी है, हाँ, जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं, उसको राकस, उसको गांव में क्या कहते हैं, राकस। समझता है राकस क्या होता है, बुढ़वा सब कहानी नहीं सुनाया हो तुम लोग को। हाँ, कि देखो जब कोई व्यक्ति को, हमारे हिंदू धर्म में क्या था पहले, अभी भी है कि जलाया जो जाता है ना, तो लकड़ी पर जलाया जाता है। अब क्या है कि गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें गोईठा लकड़ी डाल के जला दिया जाता है, तो उसको खोचारना नहीं पड़ता, बांस से उसको हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पहले था ना कि केला का थम गाड़ करके उस पर, हाँ, क्या किया जाता था, लेटा करके, क्या, किसको लेटा करके, लाश को, हाँ, लाश जो व्यक्ति मर जाता था उसको क्या कहते हैं, लाश कहते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, लेटा करके उसको जलाया जाता था। उसमें क्या होता था ना कि बांस की सहायता से लकड़ी से को क्या होता था, हाँ, खोचारा जाता था। खोचारने का मतलब क्या, उसको सरियाया जाता था। अब उसमें क्या होता था कि हमारे शरीर का तो मांस जलता था, अब हमारे शरीर के हड्डी पर क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। तो वो फास्फोरस क्या होता है कि उस बांस के, जिस बांस के टुकड़ा से उसको क्या किया जाता है, खोचारा जाता था ना, उसमें वो क्या हो जाता है, लग जाता है। और आपको पता है कि फास्फोरस एक, हाँ, ऐसा पदार्थ है कि जो हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके स्वतः जलने लगता है। तो वो दिन में तो जलता है, तो दिन में तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि दिन में तो प्रकाश अधिक रहती है। और वही चीज जब रात में जहां पर जलाया रहता है तो वो धीरे धीरे वहां पर जलते रहता है। तो लोगों को मन में भावना है कि वहां पर क्या है, राक्षस है। क्या है, राक्षस, यानी भूत प्रेत का एक है कि जो वहां पर जो जाता है ना तो उसको राक्षस लग जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होता। वो फास्फोरस क्या होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, जलने लगता है, जिससे उसमें थोड़ा थोड़ा सा चिंगारी जैसे उठता है। जैसे हम लोग जैसे पटाखा कैसे जलाते हैं, तो पटाखा का जो आगे में जो छुरछुरी रहता है उसमें जैसे ही आग लगाते तो कैसे उसमें से थोड़ा सा चिंगारी मारता है ना, और तब धीरे धीरे बढ़ता है, तब बम ब्लास्ट होता है ना। तो उसी तरह उसमें से चिंगारी निकलते रहता है, तो लोगों को लगता है क्या, राक्षस है। ऐसा कोई राक्षस नहीं। यही फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस, ये जो आपका कैल्शियम एवं फॉस्फेट, फॉस्फेट किसका है, फास्फोरस का ही है। तो कहता कि ये कैल्शियम एवं फॉस्फेट स्तर को क्या, एक बहुत ही सीमित सीमा तक बनाए रखता है, ताकि तंत्रिका और मांसपेशियां क्या हो जाए, ठीक से काम करे। क्योंकि हमारा जो शरीर जो खड़ा होता है वो किस पे खड़ा होता है, हड्डी पे, और हड्डी हमारा क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम का। इसलिए ये किसके, पाराथायराइड ग्रंथि से जो पाराथायराइड हार्मोन जो स्रावित होता है, यह किसको नियंत्रण करने का काम करता है, हड्डी और, मतलब सॉरी, हड्डी का कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, जिसके कारण हमारा मांसपेशियां क्या हो जाए, ठीक से काम करे। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए अगला अगला है क्या आपका, एड्रीनल ग्रंथि। कहता है कि इस ग्रंथि को सुप्रारीनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहता है यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क यानी किडनी के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। यानी ये जो आपका यहाँ पर ये क्या है, किडनी है ना जी, किडनी है ना, यहां पर है, यहां पर, ठीक है ना, समझेगा, एड्रीनल ग्रंथि समझेगा। कहता कि अंदर की ओर स्थित रहती है। ये मुख्यतः कितने भागों में, दो भागों में, एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा क्या है, एड्रीनल मेडुला। अब ये दोनों क्या होता है और इनका काम क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं, अब समझेगा। कहता कि एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। कहता कि इससे कौन कौन सा हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, और उस हार्मोन का कार्य क्या है। तो जैसे पहला क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचयी का क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी इसको पचाने में मददगार करता है। साथ ही कहता है ये
इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो विद्युत आवेग बनता है ना, पढ़ाया है ना, हमारे शरीर में भी विद्युत आवेग बनता है ना, तो उस विद्युत आवेग को, जिसको हम लोग बताए थे ना एक दिन कि धड़कन कैसे धड़कता है, तो उसको भी ये नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्लियर है? इसका दूसरा देखिए क्या है, मिनरलो कोर्टिकॉइड्स, कहता है ये शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। एक तो जल संतुलन को कौन नियंत्रित करता था? पश्चपिंडक। हाँ, ये क्या था आपका? पश्चपिंडक था, जो जल संतुलन को क्या करता था? मदद, जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता था। और साथ ही ये भी क्या करता है आपका, किसके द्वारा? एड्रिनल कॉर्टेक्स से जुड़ा जो स्रावित हार्मोन होता है, वो भी क्या करता है? जल संतुलन नियंत्रण करने में क्या करता है? सहायता करता है। साथ ही वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कहता है कि वृक्क में, वृक्क का मतलब क्या? किडनी ना। वृक्क का मतलब क्या? किडनी ना। तो किडनी, तो आप हम लोग किडनी तो पढ़ चुके हैं ना कि किडनी का काम क्या है? छनना। किडनी है क्या? आखिरकार काम क्या करता है? छनना। तो छनना क्या चीज काम करता है? क्या चीज छानता है? जो अच्छा स्वच्छ रहता है उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जो बेकार चीज रहता है उसको क्या कर देता है? तो इसी में जो मूत्र जो रहता है, मूत्र किसके द्वारा स्रावित बाहर निकलता है? किडनी ही के ना। किडनी से ही ना स्रावित होता है जी। और वो किडनी किससे जुड़ा रहता है? मूत्राशय से। किससे जुड़ा रहता है? हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। हाँ, तो वही कहता है कि ये लवण को, क्या चीज का? लवण। लवण का मतलब क्या? नमक की मात्रा। लवण का मतलब क्या? नमक की मात्रा। कहता है कि पुनः अवशोषण एवं शरीर में क्या? अन्य लवणों की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। फिर क्या है आपका? लिंग हार्मोन। कहता है ये हार्मोन पेशियां तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों, बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कि नाम ही है क्या ये? लिंग हार्मोन। मतलब क्या कहता है कि ये हार्मोन पेशियां तथा हड्डियों के परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब क्या? बदलाव। परिवर्धन का मतलब क्या? बदलाव। बाह्य लिंग जो हमारे शरीर से क्या है? बाहर है। कहता कि बालों के आने का, हमारे शरीर में बहुत सारे बाल अन्य जगह भी आते हैं। एवं यौन आचरण, यानी क्या? स्त्री पुरुष का स्त्री की ओर क्या? आकर्षित होना का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसी लिंग हार्मोन। और लिंग हार्मोन किसका है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होता है। क्लियर है? आगे है आपका क्या? एड्रिनल क्या? मेडुला। कहता है एपिनेफ्रिन। कहता है अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव। तो समझिएगा, कहता है कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा कौन सा स्रावित होता है? कौन सा? हाँ, क्या है आपका? एपिनेफ्रिन। और ये क्या काम करता है? तो अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस प्रकार का स्राव हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। जब आप अत्यधिक शरीर से क्या है? थके हुए हैं, आपका तनाव, मानसिक तनाव बना हुआ, आप किसी कार्य, किसी बात से क्या हो गए हैं? डर गए हैं। डर का मतलब क्या? यदि घर में कहीं पैसा खो गया और पैसा यदि हम नहीं लिए हैं, मम्मी प्रेशर दे रही, तो डरे रहते कि नहीं रहते हैं? डर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? मम्मी नहीं लगा रहता है? डर, सांप को देख के डर लगता है ना? सांप को देख के डर लगता है कि नहीं? तो डर समझ लो कि क्या होता है। गुस्सा तो समझ ही रही है। एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का क्या होता है? स्रावित होता है। फिर है क्या? नॉरएपिने क्या? फ्रीन। नॉरएपिनेफ्रिन। कहता है कि इसके द्वारा स्रावित हार्मोन हृदय पेशियां, धड़कन, हृदय पेशी का मतलब क्या? धड़कन, हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता। तो जब देखता है ना कि जब हम लोग खेल के आते हैं तो हमारे दिल की धड़कन की उत्तेजना क्या रहती है? बढ़ी रहती है। जब सोए रहते हैं तो हमारी क्या होती है? वहां पर चिकरा हुआ, मतलब क्या? उसकी धड़कन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो तेज कर देता है, जिसके कारण रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर, हाँ, बीपी हाई हो जाता है।
और ये रक्त शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित को भी शीघ्रता से क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कहता है कि ये रक्त शर्करा का मतलब क्या, डायबिटीज में जो चीनी की जो मात्रा होती है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, उसको ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझिए, तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। क्या हमारे लिए नुकसानदायक। क्लियर है। चलिए अब यहां पर एक नोट है, कहता कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन को, और अधिवृक्क के नाम से किस हार्मोन को जाता है, तो एड्रिनल हार्मोन को। ये याद आप लोग रख लीजिएगा। आगे है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की क्या दीपिका है। कहता कि अग्न्याशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। कहता कि अग्न्याशय क्या है, एक हल्के पीले रंग की क्या है, ग्रंथि है, जो अमाशय जो यहाँ पर पेट रहता है ना, अमाशय का मतलब क्या, पेट। अमाशय किसको कहते हैं, पेट को ही कहते हैं। कहता है कि जो अमाशय एवं ग्रहणी के बीच स्थित होती है, इसमें एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और कहता है कि इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कहता है कि इस अग्न्याशय लैंगरहैंस की दीपिका जो ग्रंथि है, इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या चीज को करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कहता नोट में, कहता अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन यदि सही मात्रा में स्रावित नहीं होगा तो मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होगा। समझ जाइए। कहता है कि यदि अग्न्याशय के से यदि सही मात्रा में यदि हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो आपके शरीर में क्या होगा, डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसलिए ना जो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है उसको इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है, इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है। किसके लिए, किस चीज को स्रावित करने के लिए, तो किसको अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है ना, उसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि बढ़ जाए, जिससे मधुमेह जैसे बीमारी से हम क्या हो सके, बच सके। क्योंकि आपके शरीर में तो वो स्रावित नहीं हो रहा, तो आप उसको बाहर से सुई के माध्यम से उसको क्या करवा रहे हैं, स्रावित करवा रहे हैं। तो इंसुलिन का सुई लिया जाता है। डॉक्टर साहब आप अपने पापा से पूछिएगा, हाँ लेते हैं, नहीं लिए हैं। हाँ जो नहीं, जिनको थोड़ा सा कंट्रोल है, हाँ आदत किसी भी चीज का नहीं लगना चाहिए, हाँ जो एक बार इंसुलिन का सुई ले लिया तो बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, उसका सुई लेना पड़ेगा डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो जब तक लोगों को होता है कि हम खींच सकते हैं अपने गाड़ी को, तब तक वो क्या करते रहता है, खींचते रहता है। बाद में जब परेशानी आता है तब तो सुई लेना ही पड़ेगा ना। बुखार जब किसी व्यक्ति को आ जाता है तो लोग पहले क्या करता है, टेबलेट खा करके क्या करता है, बीमारी को छुड़ाना चाहता है। अगला क्या है, जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथियां तो बताए ना कि स्त्री के लिए अलग होता है और पुरुष के लिए अलग होता है। स्त्री के लिए अंडाणु और पुरुष के लिए क्या, शुक्राणु। समझिएगा। कहता कि इस ग्रंथि का मुख्य कार्य जनन कोशिकाओं का निर्माण और उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तनों का क्या करना है, नियंत्रण करना। कहता है कि इसका काम ही है क्या, इसका मुख्य काम है कि जनन कोशिकाओं का क्या करना, निर्माण करना, हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या, जनन के लिए क्या करना, आपको उस तरह का शरीर का निर्माण करना, और साथ में क्या, शरीर में होने वाले परिवर्तन को भी क्या करना, नियंत्रित करना। तो अब जैसे जैसे अंडाशय है, तो ये अंडाशय किसमें होता है, ये किसमें होता है, स्त्री में होता है ना जी। कहता है इसके द्वारा कई हार्मोन का स्राव होता है, जिसे बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाले सभी परिवर्तन दिखाई पड़ती है। कहता है कि अंडाशय मतलब किसके द्वारा, ये जनन ग्रंथियां के द्वारा, कि अंडाशय में जो आपको क्या होता है कि हार्मोन जो स्रावित होता है, उस हार्मोन के कारण हमारे हाँ स्त्री में क्या होता है, जब वो क्या होती है, यौवनारंभ में आती है, यानी क्या, जब 10 से ज्यादा उम्र बढ़ने लगता है तब उसमें क्या होता है, उसके शरीर के बनावट में भी क्या होता है, बदलाव आने लगता है, जो बाहर से ही हमको क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई
देने लगता है, और इसी के कारण क्या होता है, वह जनन के योग्य भी बन पाती है। अगला क्या है, वृषण, कहता है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को एस्ट्रोजेंस हार्मोन कहते हैं, और इसके सबसे प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो पुरुषों के लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी क्या, कि किसी भी स्त्री के प्रति उसका जो झुकाव होता है वो किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। हाँ, और वही उत्तेजना क्या करता है, पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य में क्या, पुरुष जाति में क्या, शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु क्या करता है, उत्तेजना पैदा करके, और वही शुक्राणु जब क्या होता है, मादा के अंडाणु के साथ निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, तो क्या होता है, जनन की क्रिया के भाग के फलस्वरूप बच्चा का क्या होता है, हाँ, निर्माण होता है। जो जिस प्रकार से हम आप सब पूरे सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, इसी कारण से। आप लोग का आज क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, ये लास्ट टॉपिक था। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका अब क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, और इसको अच्छा से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये केवल एक बार पढ़ करके समझने की चीज है, और यदि यहीं पर समझ लिए तब आपको याद करने की जरूरत नहीं है।